सभी प्रेस साथियों का यहाँ पहुँचने पर मैं स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और आप सभी के माध्यम से मैं जो आदमपुर की जीत हुई है उसे स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी के चरणों में समर्पित करता हूँ। इस जीत को मैं हमारे देश के बहुत ही यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भी समर्पित करता हूँ, जिनके नेतृत्व से आज पूरा हिंदुस्तान प्रभावित है। आप सभी के माध्यम से इस जीत को मैं हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी को भी समर्पित करता हूं, जिनकी कार्यशैली से आज पूरा हरियाणा प्रदेश प्रभावित है। और भविष्य में आने वाले 2 सालों में मैं ये संकल्प लेता हूं कि आदमपुर का विकास मेरी प्राथमिकता रहेगी। और मुझे भरोसा है मनोहर लाल जी के नेतृत्व में कि जिस प्रकार से वो बिना किसी भेदभाव के विकास कार्य पूरे हरियाणा प्रदेश की करते हैं कि आने वाले समय में उन्हीं की रहनुमाई में आदमपुर का कायाकल्प होने वाला है। एक बार पुनः आपके माध्यम से मैं आदमपुर के सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ। सर, जैसा कि आपके दादाजी ने जयप्रकाश को हराया, पिताजी ने हराया और अब आप हैट्रिक लगाकर कैसा अनुभव हो रहा है? बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है। जयप्रकाश जी बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, उनका मैं सम्मान करता हूं। तो ऐसे में अगर चुनाव में मेरी जीत हुई है तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आदमपुर की अगर हम बात करें तो जैसे मैंने कहा कि आदमपुर का विकास ही मेरी प्राथमिकता रहेगी। और बहुत सारे ऐसे काम हैं जो मैं हल्के में करना चाहता हूं। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार से लेकर बीड़ हिसार के 5 गाँव को मालिकाना हक दिलाने से लेकर हमारे किसानों को पानी और बिजली की सुविधा देने तक बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनको मैं अंजाम देना चाहता हूँ। और रही बात पूरे हरियाणा प्रदेश की रणनीति की बात अगर आपने की तो मैं समझता हूं कि आदमपुर का जो उपचुनाव है वो एक प्रकार से ड्रेस रिहर्सल था 2024 के आम चुनाव का। और जिस प्रकार से हुड्डा परिवार को फ्री हैंड कांग्रेस पार्टी ने दिया, तो दूसरी एक बार पहले भी इनकी हार हुई है। पहली बार जिस तरह से राज्यसभा का चुनाव हुआ था उसमें शेर हरियाणा चौधरी कुलदीप जी ने अकेले अपने दम पर हुड्डा साहब को चित किया, पहली हार वो हुई। और दूसरी हार आदमपुर के उपचुनाव में आपने देखा जिस प्रकार से हुड्डा साहब और उनके लड़के दिन रात एक करके इस चुनाव में वो प्रयास कर रहे थे किसी न किसी तरह से वो जीते। तो इस चुनाव में आदमपुर की जनता ने उनको धूल चटाने का काम किया। और मैं पूर्ण विश्वास से कहता हूं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में हरियाणा प्रदेश की जनता हुड्डा साहब की खाट खड़ी करेगी। और जो विधानसभा चुनाव होगा उस समय पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ होने वाला है। काउंटिंग सेंटर के बाद जयप्रकाश के ऊपर हमला हुआ, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हमला जो है कुलदीप बिश्नोई और उनके अनुयायियों ने करवाया है और एक जाति विशेष का भी नाम उन्होंने लिया कि उन्होंने किया। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? आदमपुर की जनता सभ्य है और चौधरी भजनलाल परिवार के समर्थक बहुत ही शांतिप्रिय लोग हैं। हिंसा की अगर हम बात करें तो हुड्डा साहब से अगर हिंसा के साथ उनका नाम जोड़ूं तो गलत नहीं होगा। जिस प्रकार से कुछ समय पहले अशोक तंवर जी को जमकर पिटाई लोगों ने की और उसके बाद जो झाड़ आरक्षण हुआ था उसमें जिस प्रकार से उन्होंने तबाही मचाने का काम किया, गुंडागर्दी मचाने का काम किया। असभ्यता की बात करें, गुंडागर्दी की बात करें तो ये दोनों शब्द मैं कहूँगा जयप्रकाश जेपी जी के पर्यायवाची शब्द है तो गलत नहीं होगा। जिस प्रकार से जब चौटाला साहब के कार्यकाल में ग्रीन ब्रिगेड का सरदार होने के नाते इन्होंने पूरे हरियाणा प्रदेश में आतंक मचाने का काम किया और उसके बाद समय समय पर जिस प्रकार से अभद्र भाषा का वो प्रयोग करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि इन शब्दों की जो तुलना है वो इन लोगों के साथ होती है। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी न्याय में भरोसा रखती है और जो भी हादसा हुआ है उसकी हम जांच करेंगे, उसका संज्ञान लेंगे और न्याय जरूर होगा। खैरमपुर में जो धरना प्रदर्शन चल रहा है बच्चों का, उसको लेकर आप क्या कहेंगे सर? और ये भी कहना है कि 6 तारीख को उनके टेंट तक भी जला दिए गए थे किन्हीं शरारती तत्वों के द्वारा। उसका हम संज्ञान जरूर लेंगे। और शिक्षा की अगर आपने बात की, स्टूडेंट्स की बात करी, तो शिक्षा को लेकर भारतीय जनता पार्टी चौधरी भजनलाल परिवार बहुत गंभीर है और जो मांगे जायज़ मांगे हमारे हल्के की है, खैरमपुर गाँव की, उनको पूरा करने का हम काम करेंगे। सबसे पहले आदमपुर को टाइम नहीं देने की बातें आती थी, अब चुनाव हो चुके हैं, जीत गए हैं, तो क्या शेड्यूल रहेगा आपको? कितना टाइम अब पूरा समय मैं दूंगा आदमपुर के मेरे परिवार को और ऐसे काम करूंगा, इतने काम करूंगा कि 2024 में आगे से कोई चुनाव लड़ने की हिम्मत ना कर सके। और 24 साल का सूखा जो था वो खत्म हो गया है, मतलब सूखा एक तरीके से कि सत्ता में नहीं, जब सत्ता में आ गए हैं तो बिल्कुल। हाँ, सूखा कहना गलत है आपको। जैसे आपने कहा कि सत्ता से हम वंचित रहे, तो जिस प्रकार से बड़े स्तर पर काम हम करना चाहते थे, पिताजी करना चाहते नहीं कर पाए। लेकिन अब जैसे मैंने कहा मनोहर लाल जी का हृदय बहुत बड़ा है, तो उनकी रहनुमाई में जो विकास कार्य अधूरे रह गए थे, जो सपने चौधरी भजनलाल जी के, चौधरी कुलदीप जी के अधूरे रह गए थे, उनको पूरा करने का मैं काम करूँगा। भजनलाल परिवार भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ एक शर्त को लेकर शामिल हुआ था कि आदमपुर के का विकास होना चाहिए और उसी बात पर मैं कायम हूँ। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी और उसका नेतृत्व अगर मुझे कोई जिम्मेदारी
देता है तो मैं उसको पूरी ईमानदारी से निभाऊंगा। उपचुनाव पूर्ण होते ही जयप्रकाश फिर दोबारा एक्टिव हो गए हैं, और क्या आप पर उतना उनकी कार्यशैली को लेकर आप पर प्रेशर रहेगा कि काम ज्यादा करें, परफॉर्मेंस ज्यादा करें? नहीं, प्रेशर कोई नहीं है, और मैं तो अच्छी बात है, मैं तो चाहता हूँ कि आदमपुर के काम हो। और पिछले चुनाव के बाद तो 13 साल के बाद जयप्रकाश जी को आदमपुर की याद आई। इस बार अगर वो हल्के में आ रहे हैं तो उनका स्वागत है। सर, उपचुनाव पूर्ण होती कांग्रेस की जो जूतम पजार है वो फिर दोबारा शुरू हो गई है। किरण चौधरी, शैलजा पर आरोप लगाए जयप्रकाश ने, और हुड्डा ने भी आरोप लगाए हैं, और हुड्डा जी ने तो टारगेट बना लिया कि किसी तरीके से जैसे कुलदीप जी छोड़कर गए दल, अब किरण चौधरी की बारी है, तो क्या कहेंगे? हाँ, जैसे मैंने कहा, देखो अब हरियाणा कांग्रेस 2 लोगों की पार्टी रह गई है, और आने वाले समय में पूर्ण रूप से कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ होने वाला है। तो शाम में भी उपचुनाव हो रहे हैं? इसके बारे में मैं कुछ चर्चा नहीं कर सकता। जिस दिन आपकी जीत की खबर आई उसी दिन से चर्चा शुरू हो गई थी। किरण जी का मैं बहुत सम्मान करता हूँ, हमेशा उनका आशीर्वाद मेरे सर पर रहा है, और भारतीय जनता पार्टी में अगर उनकी रुचि है, उनकी आस्था है तो उनका स्वागत होगा। और ये चर्चा खैर भाजपा के सीनियर लीडर्स के बीच की है, और मैं तो इतना ही कहूँगा कि मैं उनका सम्मान करता हूँ। उनका हमारे परिवार में हमेशा हमारे दरवाजे उनके लिए खुले हुए हैं। सर, जैसा कि पिताजी और दादाजी का तो आशीर्वाद है, जैसे कुलदीप जी एक थम्स अप करते हैं, आप डबल थम्स अप कर रहे थे अभी। हाँ जी, तो, लेकिन उनके अलावा, उन दोनों के अलावा राजनीति में कौन आपका आदर्श है, किस नेता की तरह आप काम करना चाहेंगे? अच्छा सवाल है आपका। अटल बिहारी वाजपेयी जी से, मैं स्वर्गीय अटल जी से हमेशा प्रभावित रहा हूँ। जिस प्रकार से वो इतने प्रभावी वक्ता भी थे, उनके मैं अक्सर उनके वीडियोस में निकाल कर देखता हूँ। उनकी नीतियों से, उनकी कार्यशैली से, उनके नेतृत्व से मैं काफ़ी प्रभावित हूँ। और आज की बात करें तो नरेंद्र मोदी जी से कौन प्रभावित नहीं है, तो उनको मैं अपना आदर्श मानता हूँ। तो गुजरात और हिमाचल भी जा रहे हैं प्रचार करने? जहाँ जहाँ जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी मुझे देगी, मैं पूरी मेहनत के साथ उनकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। आपकी जीत का जो अंतर रहा, आप सेटिस्फाइड? जी बिल्कुल, हिंदी में कहावत है, जो जीतता वही सिकंदर होता है, चाहे वो एक ही वोट से क्यों ना हो। और विधानसभा चुनाव में 16,000 का मार्जिन मैं समझता हूँ बहुत ही अच्छी मार्जिन क्या कहलाता है। तो और अगर हम वोट शेयर की बात करें तो वोट हमें कुलदीप जी को 2019 में 64,000 के करीब मिले, और मुझे 67,000 के करीब मिले। तो हर चुनाव में हमारा वोट शेयर बढ़ता है, तो मैं मार्जिन को भी अच्छा मानता हूँ और वोट शेयर को भी अच्छा मानता हूँ। अच्छी जीत रही है। दीपेंद्र हुड्डा का बयान आया है कि हम लोग जीते तो नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के और कुलदीप बिश्नोई जी के 11,000 वोट हमने कम करने का कार्य किया है। देखिए, अगर दीपेंद्र जी को, कांग्रेस पार्टी को हार में अगर जीत दिखाई देती है तो उनको हार मुबारक हो, और इसी तरह से हारते रहे वो आगे भी। और जैसे मैंने भी कहा कि हमारा जो वोट है वो बड़ा है, कम नहीं हुआ पहले से, और जो विपक्षी वोट था वो एकजुट हो गया था। और उन्होंने पूर्ण रूप से प्रयास किया कि जात पात के आधार पर चुनाव को लड़ें, और इस कोशिश में वो नाकाम रहे। ऐसी जो रणनीति लोग रखते हैं, आदमपुर के लोग बहुत ही जागरूक और समझदार हैं। तो अगर इनका ऐसे रहेगा तो पूर्ण रूप से, मैंने कहा, इनका सुपड़ा साहब ऐसे होने वाला है, और ऐसे रहेगा तो और भी जल्द सुपड़ा साहब हो जाएगा। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद।